Hello students, now we are going to start our chapter 3 of 11th class physics, and the name of the chapter is motion in straight line. So in this chapter we are going to discuss the motion, and the motion, what kind of motion? Straight, linear, yani the motion in a straight line, just like the motion of train on track, the motion of bus, car on road, something like this. We will discuss, there are three type of motion: one dimension motion, two dimension motion, and three dimension motion. But in this chapter we will discuss only one dimension motion. Motion in two dimension and three dimension, that we will discuss in the chapter 4, next chapter. So before to start our chapter, or before to get understand what is motion, we have to discuss some points. First of all, रेस्ट हमें समझना है. व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या होता है? तो मान लीजिए अगर हम इस वक्त, अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरी इस वक्त क्या कंडीशन है या मेरी इस वक्त क्या सिचुएशन है, इज आई एम इन रेस्ट और इज आई एम इन मोशन, तो आप बोलेंगे कि सर यू आर इन रेस्ट. अब वो सेंस क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि सर यू आर इन रेस्ट. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो स्कूल है, हमारी जो बिल्डिंग है, क्या वो रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो आप कहेंगे सर दैट इज इन रेस्ट. एक बिल्डिंग भी क्या है, रेस्ट पर है. अब वो क्या सेंस है वो आप जाने. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे जो हमारा स्कूल है, या इस वक्त मैं जो हूँ, मैं किसके कांटेक्ट में हूँ? अर्थ के कांटेक्ट में हूँ. आई एम इन कांटेक्ट विद अर्थ. आपने मुझे क्या बोल दिया? रेस्ट पे. कि इस वक्त मैं क्या हूँ? रेस्ट पे. लेकिन इस वक्त मेरा कांटेक्ट किससे है? अर्थ से. और अर्थ लगातार क्या कर रही है? सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है. यानी अर्थ क्या है? मोशन में. तो अगर अर्थ मोशन में है और उसके कांटेक्ट में मैं हूँ, तो जिस स्पीड से अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो मैं भी उसी स्पीड से सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हूँ. तो क्या मैं रेस्ट पे हुआ? नहीं, मैं मोशन में हुआ. तो अब कंफ्यूजन आ गया कि इज आई एम इन रेस्ट और इज आई एम इन मोशन. तो यहाँ ये जो कंफ्यूजन है ये क्रिएट कैसे है कि क्या मैं अपने आप को रेस्ट में बोलूँ या मैं अपने आप को मोशन में बोलूँ. तो दो चीजें होती हैं, रेस्ट और सेकंड इज मोशन. तो कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, इस चीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में है या मोशन में है ये बताने के लिए वी हैव टू कंसीडर अ रेफरेंस पॉइंट. यानी हमें ये बताना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन के बताने में कि भाई वो रेस्ट पे है, मोशन में है. सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है? रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है. अगर हम बात करें, सपोज कीजिए इस वक्त मैं अपनी बात करूं कि भाई क्या मैं रेस्ट में हूं या मोशन पे, तो अगर आप इस बोर्ड को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, तो उस वक्त इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं क्या हुआ? रेस्ट में. क्यों? क्योंकि 9 बजे, मान लीजिए 9 बजे मेरे और इस बोर्ड के बीच की डिस्टेंस क्या है? कुछ डिस्टेंस हुई, और 9:01 यानी 1 सेकंड बाद भी मेरे और इसके बीच की डिस्टेंस सेम है. 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद मेरे और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? सेम. तो तब मैं बोलूँगा विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड आई एम इन रेस्ट. यानी अगर हमारी पोजीशन किसी एक खास पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, तो इन दैट केस वी आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट लोकेशन. तो अगर मैं इस वक्त अपनी बात करूं अर्थ की, तो या इस रूम की, या इस रूम की दीवारों की, तो मेरी है ना जो लोकेशन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो आप कहेंगे कि सर यू आर इन रेस्ट. लेकिन अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूँ सन को, तो लगातार हमारी लोकेशन सन के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो सन के रिस्पेक्ट में हम क्या हो जाएंगे? मोशन में हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को ऐसे समझिए कि ये एक बस है और इसमें एक पैसेंजर है X और ये दूसरा पैसेंजर है Y, और ये बस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और सड़क पे ये कोई पर्सन है Z.
तो अगर हम Z से पूछें कि आपको X के बारे में क्या लगता है, तो देखिए बस की स्पीड अगर 10 है तो बस के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं उनकी स्पीड भी क्या होगी 10, क्योंकि बस अगर 10 की स्पीड से चल रही है तो इसके अंदर के पैसेंजर भी उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम Z से पूछें कि आप X के बारे में क्या समझते हैं, तो Z बोलेगा X इज इन मोशन। और क्यों? क्योंकि Z कहेगा कि X मेरे से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रहा है। ओके, लेकिन अगर हम Y से पूछें कि व्हाट यू कैन से अबाउट X, तो Y बोलेगा X इज इन रेस्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। बस भले ही किसी भी स्पीड से जाए, लेकिन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट या मोशन बोलेंगे तो उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट अ रेफरेंस पॉइंट, और अगर उस ऑब्जेक्ट की उस रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। और अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, तो इन दैट केस वी सेड ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो दीज आर द टू कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो आई थिंक दैट ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज इन मोशन। सो आप लोगों को रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। रेस्ट इफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, यानी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज नहीं हो रही है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और टाइम क्या हो रहा है, लगातार पास ऑन हो रहा है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, वी हैव अ रोड, और ये एक स्कूल है या बिल्डिंग, और यहाँ ये एक ट्री। तो अगर हम बोलें कि जो ट्री है क्या वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले लें इस बिल्डिंग को, तो इस बिल्डिंग और ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम लगातार पास ऑन होगा, लेकिन इस ट्री और इस बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ट्री इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग, और हम ये भी कह सकते हैं बिल्डिंग इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्री। तो समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में कहलाती है। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और अगर उस रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, तो वो ऑब्जेक्ट उस रेफरेंस पॉइंट पे, अगर हम बात करें ट्री की, तो ट्री के लिए रेफरेंस पॉइंट को क्या हो गया, बिल्डिंग। और अगर हम बात करें बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, ट्री। ओके, अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन में हम ये कह सकते हैं कि जैसे क्लाउड्स, मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ क्लाउड्स। तो अगर मैं कहूँ कि जो क्लाउड्स हैं क्या वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ इस ट्री को, तो ये जो ट्री और क्लाउड है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लाउड और ट्री, किसी ने हमसे पूछा कि बताइए क्लाउड रेस्ट में है मोशन में है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए मैंने इस ट्री को या इस बिल्डिंग को क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो मैं इस ट्री को रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, तो इस ट्री और क्लाउड के बीच की डिस्टेंस लगातार क्या होगी, चेंज। तो मैं बोलूंगा क्लाउड इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री। या अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले लें इस बिल्डिंग को, तो क्लाउड की जो डिस्टेंस है वो इस बिल्डिंग से लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे क्लाउड इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होती है और कब क्या होती है, मोशन में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या मोशन में बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट अ रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट आपके ऊपर होता है, आप किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। ओके, मान लीजिए ये हमारा सन और ये हमारी अर्थ, और ये अर्थ के ऊपर आप। तो जो अर्थ है वो लगातार सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो अगर हम ये मान लीजिए ये कोई मिस्टर एक्स है, तो अगर पूछा जाए बताइए ये जो मिस्टर एक्स है ये रेस्ट में है या मोशन में, तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले ले, अर्थ, तो ये आदमी इस अर्थ के ऊपर ही है, तो अर्थ
के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में। लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट पे ले लें सन, तो सन क्या बोलेगा कि अर्थ के साथ साथ ये आदमी भी क्या कर रहा है, मेरे चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो सन के रिस्पेक्ट में ये आदमी क्या हो जाएगा, मोशन में। तो आई थिंक दैट आपको रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। ओके, अपना मेरे ख्याल से रेस्ट और मोशन आपको क्लियर हो चुका है, रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट। अब जो हम अगली चीज सीखेंगे वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कई बार आपसे पूछा जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का आप बड़े आराम से समझ लेंगे। उससे पहले हम जरा एक दो बातें समझते हैं। सपोज मैं आपसे कहता हूं, समझिएगा, मान लीजिए ये है एक ट्रेन, ये हमारी एक ट्रेन हो गई, और मैं बोलता हूं ट्रेन की जो लेंथ है वो है 100 मीटर। हमारे पास एक ट्रेन है और ये ट्रेन की लेंथ क्या है, 100 मीटर, और यहां ये एक हो गया ट्री, ये ट्री, ओके। चलिए, और ट्रेन की जो स्पीड है, मान लीजिए ट्रेन की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ट्रेन की लेंथ आपको मालूम है, ट्रेन की स्पीड आपको मालूम है, और आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किया जाता है, बहुत ही सिंपल सा। ट्रेन की लेंथ ले लेता हूं मैं 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन है कि वी हैव अ ट्रेन ऑफ लेंथ 1000 मीटर विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और आपसे कहा जाता है कि बताइए ट्रेन इस ट्री को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 1000, स्पीड कितनी है 10, तो आप कहेंगे 100 सेकंड में, इन 100 सेकंड ये ट्रेन इस ट्री को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। क्लियर हो गया। अब मैं सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये है केस 1, ये मैंने एक कहानी आपको सुना दी, केस 1, ओके। नाउ मूव ऑन सेकंड केस। दोबारा से हमारे पास एक ट्रेन, अगेन वी हैव अ ट्रेन, और सेम इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी 1000 मीटर, और सेम ये जा रही है कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अब मैंने इसके सामने, तो अभी आपने देखा कि हमने आपसे कहा कि जो ट्रेन है उसको ट्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो उस केस में आपने देखा कि हमने केवल किसकी लेंथ को कंसीडर किया, ट्रेन की लेंथ को कंसीडर किया, ठीक है, और ट्री की लेंथ को क्या नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। तो जो ट्री है वो ट्रेन के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझाते हैं जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ समझिए, हम यहाँ से दोबारा से दो बातें समझेंगे, देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये हमारी ट्रेन हो गई, और ट्रेन की लेंथ हो गई 1000 मीटर, 1000 मीटर, और ट्रेन के सामने ये कोई ब्रिज, ये वी हैव अ ब्रिज, ठीक। ट्रेन को ये ब्रिज क्रॉस करना है, ठीक है। और मान लीजिए इस ब्रिज की जो लेंथ है वो है 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। और जो ट्रेन है वो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, वी हैव अ ट्रेन ऑफ 1000 मीटर, और इसको क्रॉस कर रहा है एक ब्रिज, जिस ब्रिज की लेंथ क्या है 100 मीटर, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा गया ये ट्रेन इस ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा। तो जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी ये प्लस ये, यानी जब तक कब माना जाएगा कि ये ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगा, जब ट्रेन का जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ ना पहुंच जाए, यानी जब ये कंडीशन ना आ जाए, ये ठीक है। मान लीजिए x है, ये y है, ये x ये y, तो कब कहा जाएगा ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगा, जब y पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितनी डिस्टेंस, ट्रेन को अपनी डिस्टेंस तो चलनी ही चलनी है 1000 प्लस ब्रिज की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। स्पीड कितनी है 10, तो दिस बिकम 110 सेकेंड, यानी इस ट्रेन को, इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 110 सेकेंड। क्लियर, सिंपल सा कंडीशन। लेकिन अब जरा इसका दूसरा केस समझिए, केस सेकंड। मान लीजिए अगेन वी हैव ट्रेन, और ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ वही 1000 मीटर, और ये ट्रेन चलती है दिल्ली से ट्रेन चलती है, और इस ट्रेन को जाना है बॉम्बे, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो दिल्ली, ये जो ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 1000 मीटर, और अगेन मान लीजिए इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, सेम स्पीड सेम लेंथ लेंगे हमने ट्रेन की, तो इस ट्रेन को अब जाना है दिल्ली से बॉम्बे। तो आप बता सकते हैं दिल्ली से बॉम्बे की डिस्टेंस क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 1000, मुझे नहीं मालूम लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ 1000 किलोमीटर, इतनी तो होगी लगभग, इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, कम नहीं, लेकिन एवरेज हम ये मान लेते हैं 1000 मीटर। तो इस केस में ट्रेन को दिल्ली से बॉम्बे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो दोबारा से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बता सकते हैं यहाँ हम क्या डिस्टेंस लेंगे, यहाँ हम दिस प्लस दिस नहीं लेंगे, यहाँ हम केवल दिल्ली और बॉम्बे के बीच की ही डिस्टेंस लेंगे 1000 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अब ये बात आती है कि पुल के केस में तो हमने पुल की डिस्टेंस और ट्रेन की डिस्टेंस कंसीडर करी, लेकिन जब इस ट्रेन का मोशन लिया हमने दिल्ली और बॉम्बे के बीच में, तब हमने केवल दिल्ली और बॉम्बे की डिस्टेंस ली, ट्रेन की डिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया। व्हाई, बिकॉज दिस लेंथ इज मच लेस कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस। तो बेटा केस सेकंड में जो ट्रेन है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, समझ लीजिए, जब किसी बॉडी के मोशन को डिस्कस करते वक्त अगर हम बॉडी की शेप और साइज को कंसीडर करते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर किसी बॉडी के मोशन को डिस्कस करते वक्त हम उसकी शेप और साइज को कंसीडर नहीं करते तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो क्या होती है पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, व्हेन the shape and size of body does not consider during the motion of body, यानी बॉडी के मोशन को, बॉडी के मोशन में हम किसी बॉडी का मोशन डिस्कस कर रहे हैं और उसके मोशन को डिस्कस करते वक्त हम बॉडी की शेप और साइज को क्या ना करें, कंसीडर करें, तो इन दैट केस बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। या इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर बॉडी की शेप और साइज बॉडी के मोशन को इफेक्ट ना करें तब हम उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम अपनी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, तो जिससे आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज। इट इज क्वेश्चन नंबर 3.1। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 4 स्टेटमेंट, और हमें हम 4 स्टेटमेंट को रीड आउट करके बताना है कि इज द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट और नॉट। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला गया है a railway carriage moving without jerk between 2 station,
यानी एक ट्रेन है, वी हैव अ ट्रेन, और वो ट्रेन दो स्टेशन, मान लीजिए एक स्टेशन X है और एक स्टेशन Y है, तो वी हैव अ ट्रेन, जो ट्रेन चलती है दो स्टेशन के बीच में। तो क्या इस केस में इस ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इन दोनों स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है इज लार्ज, ये जो डिस्टेंस है इज लार्ज कंपेयर टू ट्रेन लेंथ। ओके, तो जब हम इस मोशन को डिस्कस करेंगे तो ट्रेन का जो मोशन होगा एक्स और वाई के बीच में, तो उस मोशन में हम ट्रेन की लेंथ को क्या नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो ट्रेन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी आपको बताया था कि जब बॉडी की शेप और साइज मोशन में कंसीडर ना की जाए तो वो क्या होती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है, या जब बॉडी की शेप और साइज मोशन को इफेक्ट ना करे। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो एक्स और वाई के बीच में इसका जो मोशन है उसमें इसकी लेंथ को कंसीडर नहीं किया गया है, तो इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया? इन द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव, a monkey sitting on top of a man cycling smoothly on a circular track। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, वी हैव अ साइकिल और एक आदमी है जो साइकिलिंग कर रहा है, और इस आदमी के कंधे पे एक मंकी बैठा हुआ है, ये मैन है, और ये आदमी साइकिल चला रहा है और इसके कंधे पे मंकी बैठा हुआ है, और ये जो आदमी है साइकिल चला रहा है कैसे, सर्कुलर। तो अगर आप देखेंगे ये बंदर या ये जो मंकी है ये इस आदमी के कंधे पे बैठे या ना बैठे, मोशन तो कैसा रहने वाला है, सर्कुलर ही रहने वाला है। यानी ये जो मंकी है इसका शेप और साइज इस सर्कुलर मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इवन इन दैट केस दिस मंकी इज कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज मोशन को इफेक्ट ना करे, या जब किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को मोशन में कंसीडर ना किया जाए, तो ये जो मोशन है एक ऐसा मोशन है सर्कुलर मोशन, और इस सर्कुलर मोशन में ये जो मंकी है चाहे इसके कंधे पे बैठे या ना बैठे, साइकिल वाले का मोशन क्या रहना है, सर्कुलर ही रहना। तो दिस मंकी डज नॉट इफेक्ट दिस सर्कुलर मोशन ऑफ दिस पर्सन हु इज डूइंग सर्कुलर मोशन। तो मंकी क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मंकी का जो शेप और साइज है वो इस मोशन को इफेक्ट नहीं कर पाए। Okay, in the third statement of this question, what we have, a spinning cricket ball that turn on hitting the ground। इसने कहा है हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, वो बॉल ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, ग्राउंड को हिट करता है, और हिट करने के बाद क्या कर जाता है, टर्न कर जाता है। टर्न यानी स्पिन कर जाता है। तो आपने कई बार क्रिकेट में देखा होगा जो कुछ बॉलर है वो बॉल को क्या कराते हैं, स्पिन कराते हैं, यानी थ्रो करते हैं, और बॉल ग्राउंड को हिट करने के बाद या तो लेफ्ट चली जाती है या राइट चली जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा समझिए, अगर बॉल कैसी है, बॉल है सर्कुलर, लेकिन अगर आप किसी बॉलर को एक ऐसी बॉल दे दी जाए जो क्यूबिक फॉर्म में हो, या सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो, या कॉनिकल शेप में हो, और उससे कहा जाए कि अब इसको स्पिन कराइए, तो क्या वो स्पिन हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। बॉल तभी स्पिन होगी जब उसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। लेकिन अगर आप बॉल को कॉन की शेप में ले लें, सिलेंडर की शेप में ले लें, या क्यूब की शेप में ले लें, तो बॉल टर्न नहीं करेगी। यानी जो स्पिन करना है, जो टर्न करना है, वो तभी पॉसिबल है जब बॉल क्या होगी, स्फेरिकल होगी। तो यहाँ हमने देखा कि बॉडी की जो साइज, जो शेप है, बॉडी की जो शेप है वो उसके मोशन को इफेक्ट करती है। यानी बॉल अगर स्फेरिकल है तो ही बॉल टर्न करेगी, अदरवाइज उसकी शेप आप कुछ भी ले लें, कॉनिकल, सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल, तो आप उसको थ्रो कीजिए, वो ग्राउंड को हिट करेगी और वहीं रह जाएगी, वो टर्न नहीं करेगी। यानी यहाँ पे जो बॉल का जो शेप है वो उसके मोशन को, स्पिनिंग मोशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इस केस में बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लिया जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बॉडी का शेप और साइज मोशन को इफेक्ट करता है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर नहीं करता, बॉडी का शेप और साइज मोशन को इफेक्ट नहीं करता, या उसको कंसीडर नहीं किया जाता है बॉडी के शेप और साइज को मोशन में, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर स्पिन करने के लिए बॉल का स्फेरिकल होना या सर्कुलर होना बहुत जरूरी है।
तो इस केस में बॉल इज नॉट द पॉइंट ऑब्जेक्ट. व्हाई? बिकॉज द शेप इज इफेक्टिंग द मोशन ऑफ बॉल. Okay, in the last statement of this question, what we have a tumbling beaker that has slipped off the edge of table. देखिए ये हमारे पास एक टेबल है मान लीजिए, और यहाँ इसके किनारे पे एक बीकर है, ठीक है ना. ये वी हैव अ बीकर. सपोज कीजिए इस शेप में ये बीकर है, ये बीकर यानी एक बर्तन, ठीक है. अब ये इसके किनारे से ऐसे ऐसे करके गिराया जाता है. तो देखिए थोड़ी देर में क्या होगा, सबसे पहले जब इसको गिराया जाएगा तो इसका जो बीकर का मोशन है वो थोड़ी देर के लिए क्या होगा, सर्कुलर होगा, ऐसे ऐसे ये टर्निंग होगा. और उसके बाद जब ये पूरा टेबल से बाहर आ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, ठीक है. अगर आप देखेंगे मान लीजिए ये टेबल है और ये बीकर है, तो इसको ऐसे ऐसे इसको हम धीरे धीरे आगे सरका रहे हैं, ऐसे सरका रहे हैं. तो अगर आप गौर करेंगे तो थोड़ी देर के लिए इसका मोशन कैसे होगा, ऐसे होता है, ऐसे. और जब ये फिर सीधा ये नीचे जाता है, यानी इसकी जो शेप है वो मोशन को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है. थोड़ी देर के लिए इसका मोशन क्या होता है, टर्निंग होता है, और उसके बाद फिर स्ट्रेट डाउनवर्ड होता है. तो इस केस में भी ये क्या हो जाएगा, बताइए क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, ये आप डिसाइड कीजिए, ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि अगर बॉडी की शेप और साइज मोशन को, अगर शेप और साइज मोशन को इफेक्ट करती है, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर नहीं करती है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है.